हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो थ्योरीज ऑफ रियलिटी सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है आज, दैट इज़ थ्योरी ऑफ आइडियलिज़म्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जर्नल में आइडियलिज़म क्या है और उसके चीफ करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइडियलिज़म के। तो आइडियलिज़म की अगर हम जनरली बात करें, इट्स अ मेटाफिजिकल थ्योरी, ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी बोल सकते हैं हम इसको, बट इट्स अ साइंस ऑफ बीइंग। इट्स एक फिलोसफिकल पोजीशंस है यहाँ पे जो आइडियलिस्ट हैं वो अपना पक्ष रखते हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करती है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे जानने पे या ना जानने पे डिपेंड नहीं करता है, वेदर वी नो इट और नॉट, रियलिटी एग्जिस्ट। तो ये जो पोजीशन है इसको रियलिज्म बोलते हैं हम। अब जो आइडियलिज्म है ये बिल्कुल रियलिज्म के अपोजिट है। अगर हम वर्ड आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म कहाँ से आया हुआ वर्ड? आइडियाज़ से। और आइडियाज़ कोई भी ले लो आप, दिमाग में कितने सारे आइडियाज़ हैं। तो कोई भी चीज़ जब एग्जिस्टेंस में आती है, जहाँ आप कोई भी एक्शन जब एग्जीक्यूट करते हो, मतलब कोई भी काम जब आप करते हो, जब तक आपके दिमाग में आइडिया नहीं होगा वो आप एक्शन, आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी के दिमाग में चपाती का आइडिया नहीं है तो वो चपाती नहीं बना सकता। अगर कोई मोबाइल फ़ोन बना रहा है तो मतलब उस इंजीनियर के दिमाग में मोबाइल का आइडिया है। सेम जैसे अगर हम देखें, मतलब जो फर्स्ट लाइट बल्ब बना होगा वो कैसे बना होगा? पहले किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा, किसके दिमाग में? एडिसन के। देन वो जो बल्ब है एग्जिस्टेंस में आया। सेम अगर बात करें जैसे अम्ब्रेला हो गया, फर्स्ट अम्ब्रेला कब बना होगा? पहले किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा, देन अम्ब्रेला एग्जिस्टेंस में आया। तो जैसे मतलब ईमेल है कि आप घर से किसी को मेल कर सकते हो, कोई अमेरिका में बैठा हुआ आप उसको मैसेज कर सकते हो। कैसे? किसी ने इन्वेंट किया ना ये, तो कैसे किया? पहले उसके दिमाग में आइडिया आया, फिर चीज़ आई है। तो मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट जो आज आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो, ये सब क्या है? इनका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? आइडियाज़ पे। फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करते हैं, चेयर की बात करते हैं, तो पहले चेयर आई कि चेयर का आइडिया आया? अगर कारपेंटर के दिमाग में चेयर का आइडिया नहीं होगा, क्या वो चेयर आएगी? वुड मैटर करती है। लकड़ी से चेयर कौन बनाता है? कारपेंटर। और वो चेयर क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है? आइडियाज़। और अब बात चल रही है यहाँ पे रियलिटी की। चेयर ज़्यादा रियल है कि आइडिया ज़्यादा रियल है? मतलब आइडिया ऑफ चेयर ज़्यादा रियल है या चेयर? अब जो चेयर है उसकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिगनिंग हुई है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड भी हो जाएगा। चेयर कितने दिन निकालेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश हो जाएगी उसके बाद। मतलब जो चेयर है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो टेम्प्रेरी है। बट जब तक कारपेंटर के दिमाग में चेयर का आइडिया है तो हम चेयर को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो आइडिया ऑफ चेयर है वो एटर्नल है, उसकी ना तो बिगिनिंग हुई है ना ही एंड हुआ है। तो रियलिटी किसको बोला जाएगा? समथिंग विच इज़ बियॉन्ड ओरिजिन एंड डिके। मतलब ना ही जिसका कभी शुरुआत हुई है ना ही जिसका कभी अंत हो, वो रियल होता है एक्चुअल में। और ये जो ऑब्जेक्ट, जो फिनोमेना है आपके सराउंडिंग में, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इन सब की बिगनिंग हुई है और इन सब का एंड होगा। बट इन सब का जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन माइंड पे। वो क्यों? क्योंकि जब तक आइडियाज़ नहीं होंगे ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल हम सर्कल ड्रा करते हैं, तो सर्कल ड्रा कैसे कर पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है? आइडिया है सर्कल का। तो मैं सर्कल को मिटा भी सकता हूँ। सर्कल को मिटा दिया मैंने तो क्या हुआ? सर्कल ख़त्म हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में सर्कल का आइडिया है। तो मतलब रियल क्या हुआ? एब्सोल्यूट सेंस में रियल क्या है? आइडिया ऑफ सर्कल या सर्कल? जो फिजिकल सर्कल है उसकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिगनिंग हुई और पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड हो गया। मतलब मैंने ड्रा किया और मैंने अरेज कर दिया, बट जो आइडिया ऑफ सर्कल मेरे दिमाग में है वो रियल है। तो मतलब फिलोसफिकली आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है? आइडियाज़। और जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? माइंड में। तो फिर आइडियलिज्म में जो आइडियलिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दुनिया में? माइंड। क्योंकि अगर एक माइंड नहीं होगा
तो आइडियाज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मतलब एब्सोल्यूट सेंस में रियलिटी क्या है, माइंड डिपेंडेंट है। चाहे चेयर की बात कर लें, टेबल की बात कर लें, फ्रिज की बात कर लें, कूलर की बात कर लें, लैपटॉप की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, कोई भी चीज़ ले लो दुनिया में जो आपको नज़र आ रही है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, आइडियाज़ पे। और आइडियाज़ कहाँ होते हैं, माइंड में। तो मतलब जो मैटर भी है आपको नज़र आ रहा है, मैटर भी बिना आइडियाज़ के कुछ नहीं है। मतलब लकड़ी पे बैठ सकता है कोई क्या, जो पेड़ काटा हुआ है उस पर बैठ सकते हो क्या, नहीं। उसका बेड, टेबल, चेयर कुछ भी अगर बना रहे हो, वो कौन बनाएगा, जब उसमें वो चेयर की फॉर्म पार्टिसिपेट करेगी लकड़ी में, तो वो चेयर बनेगी बैठने लायक, बेड सोने लायक, टेबल खाना खाने लायक। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो मैटर है वो भी उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, आइडियाज़ पे। तो मतलब रूट ट्रू सेंस में सिर्फ आइडियाज़ रियल होते हैं और आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं माइंड में। इसलिए आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर दुनिया में है जिसको आप जानना चाहिए ट्रू सेंस में, अगर रियल को जानना चाहते हो, तो नो द आइडियाज़, नो द फॉर्म। तो जैसे इंट्रोडक्शन टू आइडियलिज्म है, अगर हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडियलिज्म इज़ द ऑन्टोलॉजिकल पोजिशंस। ऑन्टोलॉजिकल क्या होती है, साइंस ऑफ बीइंग, साइंस ऑफ रियल। तो आइडियलिज्म इज ontological positions which state that ultimate reality is not matter but mind, thought or spirit. Sometimes this positions is also called as spiritualisms. अब माइंड की बात करें, आइडियाज़ की बात करें, सोल की बात करें, ये सब क्या है, स्पिरिचुअल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि मतलब मटेरियल का अपोजिट जो होगा वो स्पिरिचुअल होगा। अब आइडियाज़ क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। और जिस किसी चीज़ का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो इमटेरियल हो, उसको स्पिरिचुअल माना जाता है। इसलिए जो आइडियलिज्म है इसको स्पिरिचुअलिज्म भी कहा जाता है। आइडियलिज्म कंसीडर द यूनिवर्स एज ग्राउंडेड इन माइंड। तो जो आइडियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ है, आइडियाज़ में, यानी माइंड में। इट रिकॉग्नाइज माइंड एज इन सम वे प्रायर टू मैटर। तो जो आइडियलिस्ट हैं ये क्या मानते हैं कि मैटर से पहले क्या है, आइडियाज़, माइंड। कि मैटर बाद में आता है, पहले माइंड आता है, पहले आइडियाज़ आएगा फिर चेयर आएगी। आइडियलिस्ट आर्ग्यू दैट माइंड इज़ रियल एंड मैटर जस्ट एन अपीयरेंस। अपीयरेंस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो टेम्परेरी होता है। मतलब आइडिया ऑफ सर्कल परमानेंट है, बट जो सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं बोर्ड पे वो टेम्परेरी है। आइडिया ऑफ चेयर परमानेंट है, बट जो चेयर बना रहे हैं वो टेम्परेरी है। एनी फिलोसफी विच गिव्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द आइडियल और स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट्स अकाउंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मे बी टर्म्ड एज आइडियलिस्ट। The oldest system of idealisms in Western philosophy is that of Plato. The modern times, George Berkeley advocated subjective idealisms and Hegel has developed absolute idealisms. तो ये जो हमने देखा कि जो मेन थिंकर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आइडियलिज्म में, जो पॉपुलर आइडियलिस्ट रहे हैं, वो इस तरह से हैं। देख लें अगर हम, फॉलोइंग आर द चीफ काइंड्स ऑफ आइडियलिज्म्स। तो इसमें जो आइडियलिज्म की अगर हम बिगनिंग करें, ओरिजिन की बात करें, जो फर्स्ट आइडियलिस्ट थिंकर हुए थे वो प्लेटो थे। इनकी जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है उसको एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा जाता है। दैन मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में अगर देखें तो जॉर्ज बर्कले का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था और हीगल का एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है। और कांट ने भी कंट्रीब्यूट किया, उनके आइडियलिज्म को बोला जाता है ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म्स। तो फॉलोइंग आर द चीफ करेक्टर काइंड्स ऑफ आइडियलिज्म्स। इसमें हम वन बाय वन चारों को देखेंगे। तो बात करते हैं हम प्लेटोनिक आइडियलिज्म्स की। तो प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लेटो का जो आइडियलिज्म था वो भी इट्स काइंड ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसमें वो करते क्या हैं, प्लेटो क्या बोलते थे कि जो वर्ल्ड है, जो फिनोमिना है, ये मेरली क्या है, कॉपी है किसकी, रियल की। और रियल कहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में। इसको अगर डिटेल में देखना पर तो आप हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी फिलोसफर वर्सेस लेमैन वो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एलोगरी ऑफ द केव। जो नीचे इमेज दी गई है कि जो बॉल पे सामने हॉर्स की शैडो रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या है, मियरली शैडो। और रियल हॉर्स कहाँ है, बाहर। वो तो मतलब
प्रोजेक्ट ही किया जा रहा है उसको, अगर एक्चुअल सेंस में हम बात करें तो प्लेटो क्या बोलते हैं कि ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है ये रियल नहीं है, ये मेयरली कॉपी है, और जो एक्चुअल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आइडिया ऑफ सर्कल और सर्कल, जो सर्कल होता है वो रियल नहीं होता है क्योंकि वो क्या है, एक मेयरली इमेज है, कॉपी है, और जो रियल सर्कल है वो कहाँ है, माइंड में। अगर हम ह्यूमन माइंड की बात करें तो देयर इज एब्सोल्यूट माइंड, जिसको हम गॉड कहते हैं, और वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में होगा। तो प्लेटो इस तरह से बात करते हैं। अगर हम सेकंड बात करें सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की, इसको प्रपोज किया था जॉर्ज बर्कले ने। जैसे हमने रियलिज्म में देखा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं इट पोसेस टू काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़, प्राइमरी क्वालिटीज़ एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़। जैसे हम बात करें प्राइमरी क्वालिटी, एक्सटेंशन। क्या होता है एक्सटेंशन का मतलब? किसी चीज़ का स्पेस और टाइम में होना, मतलब जो चीज़ मटेरियल होगी वो एक्सटेंड करेगी, कहाँ, स्पेस और टाइम में। और मुझे एक बात बताइए, और दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं रियलिस्ट की सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कलर। और मुझे एक बात बताइए, क्या बिना कलर के एक्सटेंशन पॉसिबल है? क्या बिना कलर के एक्सटेंशन पॉसिबल है? कलरलेस ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं क्या? क्या बिना कलर के आप प्राइमरी क्वालिटी को परसीव कर सकते हो? तो रियलिज्म में हमने क्या देखा था कि हम सिर्फ, हमारे पास जो नॉलेज है वो सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ का नॉलेज है, प्राइमरी क्वालिटीज़ का नॉलेज नहीं है। अब मुझे बात बताइए, क्या प्राइमरी क्वालिटीज़ एक्टिव सेंस में होती हैं? क्योंकि बिना कलर के एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जो एक्सटेंशन है दैट इज़ प्राइमरी क्वालिटी, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी क्वालिटी पे। बस कलर किस पे डिपेंड करता है, मेरे पे। कलर किसका कंट्रीब्यूशन है? कलर ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। कलर किसका कंट्रीब्यूशन है? वो मेरी आइज़ पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड है, और सेकेंडरी किस पे डिपेंड है, मेरे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड है, मेरे पे। तो इससे बनी थी थ्योरी, और मेरे पास क्या सिर्फ आइडियाज़। इसलिए मतलब कौन से आइडियाज़ है, सब्जेक्टिव आइडियाज़। पर्सन टू पर्सन आइडियाज़ अलग होते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सबको अलग दिखता है, सबको टेस्ट अलग आता है। तो इस तरह से जो बर्कले हैं इनकी थ्योरी थी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म्स। अगर हम ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की अगर बात करें यहाँ पे मतलब एब्सोल्यूट सेंस में बात करें, ऑब्जेक्टिव आइडिया, वन आइडिया, यूनिवर्सल आइडिया, सुप्रीम। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब दो ही पोजीशन होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। जैसे सब्जेक्टिव में हर एक पर्सन का अलग अलग आइडिया है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, एक ही आइडिया होगा, यूनिक। तो मतलब इसकी अगर हम बात करें डिटेल में तो ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो था, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इसको हीगल ने प्रपोज किया था, जिसमें वो चीज़ों को क्या बोलते हैं कि चीज़ें डायलेक्टिकल स्टेजेस से पास थ्रू होती हैं, और लास्ट में जो बनेगा वो एब्सोल्यूट आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं कि रियलिटी इज ए हिस्टोरिकल प्रोसेस, कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो डेवलपमेंट स्टेजेस से पास थ्रू होती है। जैसे एक सीड है जार में पड़ा हुआ, उसको अपने ज़मीन में डाल दिया, अब जो सीड था वो नॉन लिविंग था, अब जो छोटा सा पौधा ज़मीन से निकल रहा है वो क्या है, लिविंग है। अब वो बिल्कुल उसका अपोजिट है। जो पौधा है, पौधे सारे एक जैसे उतने छोटे वक्त होते, जैसे 1 मंथ 2 मंथ का होगा तो वो थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाएगा आपको कि सेब है, संतरा है, मौसमी है, कुछ और है जो भी। तो इस तरह से क्या होगा, और बड़ा होगा, उसमें फल लग जाएंगे। और तो इसलिए मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें डायलेक्टिकल प्रोसेस से होते गुजरती रहती हैं। फ्रूट पड़ गया उसके ऊपर, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो तूफ़ान आया एक दिन, गिर गया, वो आपने लकड़ी काटी, उसकी लकड़ी का बेड बना दिया, बेड पे सोते रहे 10 साल, बेड भी टूट के आपने जला दिया, उसको राख बन गई, राख को आपने प्याज लगाया घर पे, वहाँ पे डाल दिया, वहाँ पे उसकी एनर्जी चली गई, वो आपने कंज्यूम कर लिए। तो हुआ क्या, मतलब अगर आपको उस सीड को समझना है तो वहाँ सीड से लेके जो एंड तक जहाँ वो डिस्ट्रॉय हुआ वो सारी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। ये जो एक आइडिया बनेगा दैट इज़ एब्सोल्यूट आइडिया, ऑब्जेक्टिव आइडिया। और ये क्या होता है, मतलब बोलते हैं मतलब इट एग्जिस्ट इन द, जैसे मतलब इसको अगर मतलब दूसरे एंगल में बोला जाए कि मतलब कोई भी जो आइडियाज़ हैं, जैसे हम प्लेटो की ही तरह बात करें, प्लेटो क्या बोलता है, जैसे मतलब मेरे दिमाग में अगर आइडिया है कोई, मेरी तो डेथ हो जाएगी, वो आइडिया कहाँ जाएगा, वो गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से भी बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म में, जहाँ पे एक ही आइडिया होता है, एब्सोल्यूट आइडिया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव आइडिया। और अगर हम बात करें ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म की, इसको प्रपोज किया था इमैनुएल कांट ने। और इमैनुएल कांट की अगर बात करें, इन्होंने दोनों ने तो इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन माइंड है उसकी लिमिट है। अब जो कांट की बात करें अगर हम, इन्होंने क्या किया, जो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, जो दो स्कूल हैं आपके, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो हैं,
एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया था और ये क्लेम किया था कि जो नॉलेज है वो डिपेंड करता है दोनों पे, नॉट कि रीजन पे जहाँ एक्सपीरियंस पे। और इन दोनों को मानने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो वर्ल्ड है जिसको हम बोले एब्सोल्यूट सेंस, उसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, फिनोमिना में और नॉमिना में। फिनोमिना वो एंटिटी हैं जो फिजिकल जिनका एग्जिस्टेंस है, और नॉमिना वो एंटिटीज़ हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल गॉड, सोल। तो कांट क्या बोलते हैं कि जो फिनोमिना है उसका नॉलेज पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आप जो फॉर्म ऑफ इंट्यूशन दैट इज स्पेस और टाइम भी अप्लाई कर पाते हैं, और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी अप्लाई कर पाते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मोडालिटी, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो जो नॉमिना है उस पर ना तो फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई होता है, मतलब वो चीज़ें गॉड, सोल, ना तो वो स्पेस और टाइम में है, ना ही उन पर कैटेगरीज अप्लाई होती हैं। तो इसलिए वो क्या है कि रियलिटी है, वी आर नॉट डिनाइंग कि गॉड और सोल नहीं है, बट इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको जान सकें। इस तरह से क्या बोलते हैं कि ऑल वी हैव इज़ आवर परसेप्शन ऑफ दैम, विच मीन्स ऑल वी कैन नो आर द मेंटल कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड बाय आवर माइंड। कि हम उन चीज़ों, मतलब उन्हीं चीज़ों को, जो रियल नॉलेज है वो सिर्फ फिनोमिना का पॉसिबल है, जो नॉमिना है उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते और उसका नॉलेज पॉसिबल भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म्स। द फर्स्ट वन इज द प्राइमेसी ऑफ माइंड ओवर मैटर, मतलब कि जो माइंड है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू मैटर। क्या बोलते हैं कि जो माइंड है, जो आइडियाज़ हैं वो सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू मैटर, मतलब जो आइडिया ऑफ चेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू चेयर। सो आइडियलिज्म होल्ड दैट द क्लू टू द अल्टीमेट नेचर ऑफ थिंग्स इज टू बी नोन थ्रू द स्टेट्स एंड प्रोसेस ऑफ अवर माइंड, not through material bodies or physical forces. Mind is primarily and higher in comparison to matter. The lower is explained by the higher. So matter can be explained through mind, not vice versa. The second one is rational knowledge is the only true knowledge. तो मतलब एम्पिरिकल नॉलेज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मतलब जो आप आईज से, ईयर से, नोज, जो 5 सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज आपको आ रहा है उनके लिए वो फिलॉसफिकल नॉलेज नहीं होगा। अगर आपको फिलॉसफिकल नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, मेटाफिजिकल नॉलेज चाहिए, तो आपका जो नॉलेज है वो रैशनल होना चाहिए, मतलब रीजन बेस्ड होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आप जो चेयर का नॉलेज है वो तो आएगा 5 सेंसेस के थ्रू, बट जो आइडिया ऑफ चेयर है उसका नॉलेज कैसे आएगा? थ्रू रीज़न, थ्रू माइंड। इसलिए ये जो आइडियलिस्ट जो हैं ये क्या बोलते हैं कि रैशनल नॉलेज जो है वही ट्रू सेंस में ट्रू नॉलेज है। वी कैन ट्रूली क्लेम टू नो ओनली आवर ओन माइंड एज आवर थॉट्स एंड मेंटल स्टेट्स आर द ओनली थिंग्स टू विच वी हैव डायरेक्ट access. Thus the knowledge of the mind or the mental is the only true and relevant knowledge. Hence the idealists prefer rational sciences over empirical sciences. ये रैशनल साइंसेस को ज़्यादा मान रहे हैं एज कम्पेयर टू एम्पिरिकल साइंसेस। एम्पिरिकल साइंसेस वो होती हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, फिनोमिना बेस्ड, इनका नॉलेज मतलब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। एंड थर्ड वन इज नॉलेज इज कंसेप्चुअल इन नेचर्स। अब नेचुरली जो भी आपके माइंड में एग्जिस्ट करेगा, अगर वही रियलिटी है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? कंसेप्ट के फॉर्म में। जैसे कारपेंटर के दिमाग में किसका कंसेप्ट है? चेयर का। तो वो जब चाहे वो बना सकता है। आपको उसने चेयर बना के दे दी, वो चेयर टूट गई, उसके दिमाग में नॉलेज कंसेप्ट पड़ा हुआ है, वो फिर से बना सकता है। इंजीनियर के दिमाग में कंसेप्ट होते हैं, ममा के दिमाग में कंसेप्ट है खाने का, वो बना सकते हैं। तो इसलिए मतलब जो नॉलेज है, आइडियलिस्ट क्या मानते हैं कि वो कंसेप्चुअल फॉर्म में होता है। The idealists believe that objects have no existence apart from the concepts applied to them. कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है unless we applied the concept to them. मतलब आटा पड़ा हुआ है तो चपाती का कंसेप्ट अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो चपाती बनेगी नहीं। तो मतलब चपाती जो है वो उसका एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड है? तो आइडिया ऑफ चपाती। तो जैसे वो कंसेप्ट अप्लाई होगा फ्लोर पे, चपाती बन जाएगी। The object and its qualities are not independent of the knowledge of the object. Rather, the latter influence the
former. It is not through perceptions of the object that knowledge is obtained primarily, but through the medium of concepts or ideas. तो मतलब अगर आपने रियल को समझना है तो आपको concepts या ideas को समझना पड़ेगा. The next one is inadequacy of scientific approach. तो मतलब ये जो आइडियलिस्ट हैं ये साइंटिफिक अप्रोच को एडवोकेट नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, उसको इनएडवोकेट मानते हैं. क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या है, वो वर्ल्ड को एक मशीन की तरह देखते हैं, ह्यूज मशीन. और क्या बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है. वो किसी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, जैसे गॉड को हम मानते हैं कि भगवान दुनिया चला रहे हैं. तो अगर साइंटिस्ट ही माने तो वो ऐसा नहीं मानते हैं. तो जो आइडियलिस्ट हैं वो स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, हमने जैसे बात की, सोल को, गॉड को, माइंड को, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को मान रहे हैं. तो वे फिर साइंस को कैसे मानेंगे? इसलिए मतलब जो आइडियलिस्ट हैं ये साइंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो द आइडियलिस्ट डू नॉट चैलेंज और डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट इट्स मैकेनिकल explanations of the universe. For them, material facts alone do not constitute a sufficient explanation of the universe. क्या बोलते हैं कि जो मटेरियल प्रिंसिपल्स हैं ये अपने आप में सफिशेंट नहीं हैं, हमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चाहिए जिसकी वजह से हम मतलब यूनिवर्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ. मतलब जैसे देखो हम बात करें अगर तो नो वन सी गॉड, सोल, माइंड, तो भी मानते हैं हम. क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ना माने तो बड़ी सारी चीज़ों को हम मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे. तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ब्लाइंडली हमने एक्सेप्ट किया हुआ है. बट फिलोसोफर ब्लाइंडली नहीं करते हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द रीजन्स. Rather, the universe is to be understood in terms of the ideals of truth, goodness and beauty. Thus, the idealists favor a value-oriented explanations of universe instead of the mechanical one. And the last point is the centrality of human beings. तो आइडियलिस्ट के लिए जो नॉलेज की बात करें, हम रियलिटी की बात करें, तो सेंटर पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है आइडियलिस्ट की फिलॉसफी का? ह्यूमन बीइंग. क्योंकि ही पोसेस माइंड एंड आइडियाज तो माइंड में एग्जिस्ट करेंगे. तो आइडियलिज्म की अगर रियलिटी माइंड है, आइडियाज़ हैं, तो वो कौन पोसेस करता है? ह्यूमन बीइंग. इसलिए मतलब जो सेंट्रल फिगर है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में वो क्या रहेगा? ह्यूमन बीइंग. द आइडियलिस्ट आर ह्यूमनिस्ट, विच मीन्स that they put man at the center of the universe and give primacy to human interest and values over others. Man is distinct and superior to the other creatures, and he expresses his superiority by means of ideas and ideals. It is in man that the idealist element of the universe find its purest expressions. तो मतलब वो इंसान ही है जिसके थ्रू यूनिवर्स अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहा है. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला हुआ है यही बात. थैंक्स फॉर वॉचिंग.